तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉलिड को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था स्ट्रेन, आज अपन दिख रहे हैं स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स फिर से आप समझिएगा, जैसे यहां पर अपन बात करें वायर है और मान लीजिए आपने यहाँ पर वेट सस्पेंड कर दी, तो आपको मालूम है ये फोर्स आप डाउनवर्ड लगा रहे हैं, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे आप ये एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन करती है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ये वायर जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज ए, मतलब यदि वायर को आप देखें, यदि थोड़ा बड़ा करके सोचे तो ऐसा होगा, तो इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा सपोज ए। तो ए एरिया पे कितना फोर्स लगा, एफ यूनिट पे कितना लगेगा, एफ अपॉन ए। इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रेस। और इसलिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनता है, एफ अपॉन ए। तो इसलिए स्ट्रेस कुछ बुक्स में सिग्मा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब यदि मैं बोलूं स्ट्रेस के लिए, तो डेफिनेशन तो मैं बता ही रहा हूं आपको, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन ए। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका, फोर्स का बोलो mlt माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर 1l कैंसिल, तो m l0 l माइनस 1 t माइनस 2। जहां तक सवाल है यूनिट का, तो इन सीजीएस सिस्टम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन एसआई सिस्टम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आपसे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो फर्स्ट टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं लेंथ के डायरेक्शन में, या आपने वेट अप्लाई किया फोर्स लेंथ के डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। और इसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड along the direction of its length, then stress produces in the body is called longitudinal stress. Second होता है बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस। तो जैसे कोई बॉडी है, बैलून है, उसके अंदर आपने गैस भरी और आप ये पूरा यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसके सरफेस पर, कैसा, परपेंडिकुलर फोर्स, तो फोर्स अपॉन एरिया जो कहलाएगा वो कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। और थर्ड होता है जिसको आप लोग बोलते हो शियरिंग स्ट्रेस, जिसकी वजह से बॉडी का शेप चेंज होता है। तो जब किसी बॉडी पर, जैसे कार्टून बॉक्स है, इसके बेस को आपने क्या किया, फेविकॉल से चिपका दिया, और जब आप यहां पर फोर्स लगाते हो टेंजेंशियल फोर्स, किस पर, इस पूरे एरिया पर, तो इस वक्त एफ अपॉन ए जो होता है उसको अपन बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस की वजह से ही शियरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो हैं उसमें फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकंड नॉर्मल स्ट्रेस एंड थर्ड शेयरिंग स्ट्रेस। अब नेक्स्ट बच्चों इसके बाद जो आपको देखना चाहिए वो है हुक्स लॉ।
वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ जो होता है, ये बोलते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit stress is directly proportional to strain। ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो कोई भी सब्सटेंस बॉडी, उस पर एक मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम फोर्स होता है, जहां तक बॉडी इलास्टिक रहती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मेंटेन करती है, और उस लोड से ज्यादा लोड करने पर बॉडी प्लास्टिक हो जाती है, अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खो देती है। मतलब यदि आप एक्सटर्नल फोर्स हटा भी लोगे तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मैक्सिमम लोड को, मैक्सिमम फोर्स को अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है और आपने यहां पर लोड सस्पेंड किया है 1 kg, जिसके कारण इस वायर की लेंथ सपोज 1 mm चेंज हो गई। अब आपने लोड को हटा दिया, कुछ समय बाद ये वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर लेगी, जो बढ़ गई थी वो वापस कम हो जाएगी। फिर 2 kg आपने बढ़ाया, तो मान लीजिए लेंथ कितना चेंज हो गया, 1.5 mm। आपने लोड हटा दिया, फिर उसने क्या किया, रीगेन कर लिया। ऐसा करते करते मान लीजिए आपने फोर्स कर दिया 5 kg तक, और ऐसा ऐसा होता रहा कि जब वेट हटाया आपने तो वायर ने अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर लिया। लेकिन अब 5 kg से ज़्यादा लोड बढ़ाया आपने, उसके बाद वायर में जो भी चेंज आया परमानेंट हो गया। आप लोड हटा भी ले रहे हैं तो वो रीगेन नहीं कर पा रहा, मतलब उसने अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज कर दी है। तो ये जो 5 kg वेट था, मैक्सिमम लोड था, जहां तक बॉडी कैसी मेंटेन थी, इलास्टिक, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उस पर मेंटेन थी। इस 5 kg लोड को अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो बच्चों ये हुक्स लॉ ये बोल रहा है कि इलास्टिक लिमिट से पहले तक, विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज हुक्स लॉ। विद इन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain। मतलब stress is equal to E into strain। ये E कांस्टेंट है। इस E is equal to होता है stress upon strain। This is Hooke's law। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए, यहां पर ये जो E है कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट बच्चों मेरा मेन टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेफिनेशन के लिए अपन बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ stress to the strain is called modulus of elasticity। या फिर within elastic limit stress which produces unit strain is called modulus of elasticity। अब यदि मैं बोलूं आपसे कि बताइए इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो स्वाभाविक क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन आपको पता है डायमेंशन लेस है,
तो स्ट्रेस का F अपॉन ए और स्ट्रेन आपको पता है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, m0 l0 t0। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा जो स्ट्रेस का है, m l माइनस 1 t माइनस 2, और इसीलिए इसकी यूनिट भी सेम रहेंगी, CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, SI सिस्टम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना चाहिए टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट बच्चों अपन जो देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसमें से फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं बच्चों इसको, कैपिटल वाई। और ये क्या होता है, द रेशियो विद इन इलास्टिक लिमिट, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द longitudinal strain. Within elastic limit, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity. यदि मान लीजिए जैसे ये वायर है, इस पर आपने वेट सस्पेंड किया mg, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया a, इसकी ओरिजिनल लेंथ L, और वेट की वजह से उसकी लेंथ में चेंज है स्मॉल l। तो यदि मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f इंटू, ये कैपिटल L न्यूमरेटर में जाएगा, a इंटू स्मॉल l। इसका मतलब है इस वायर पर फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, F की वैल्यू कितनी है, mg। तो यह जाएगा m इंटू ऑफ g इंटू कैपिटल L। व्हाट इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर रहता है, रेडियस r हो तो क्या बोलोगे, पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल l। व्हाट इज mg, suspended load. What is capital L, original length. What is R, radius of a wire, and a small l, change in length. तो Young's modulus of elasticity, within elastic limit, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus of, within elastic limit, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain। फाइनल फॉर्मूला ये होता है, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेंथ इसकी चेंज होगी केवल सॉलिड की, इसलिए y जो है, y इज रिलेटेड ओनली विथ सॉलिड्स। सेकेंड बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फिर से वो आएगा विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब जब तक बॉडी में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मेंटेन है तब तक, विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब जब तक बॉडी इलास्टिक है तब तक। इलास्टिक कब तक है, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो अपनी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल वॉल्यूम रिगेन कर रही है, तब तक उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट है। मैक्सिमम लोड जो होता है जिससे पहले तक बॉडी कैसी बनी हुई है, इलास्टिक बनी, तो वो मैक्सिमम लोड को बोलते हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट
the ratio of normal stress to the volume strain is called bulk modulus of elasticity. तो इसको B से डिनोट करते हैं. अब यहां पर आप ध्यान दें तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया. वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, डेल वी अपॉन वी. अब ये डेल वी मतलब नेगेटिव डिक्रीज होता है, इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेन में माइनस साइन लेते थे. सबको पता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, तो इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल टू P. ये V न्यूमरेटर में जाएगा तो V अपॉन डेल वी, माइनस साइन यहां जाएगा. तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन यदि आप फॉर्मूला देख रहे हैं तो उस बेसिस पर भी इजीली लिख सकते हैं. विद इन इलास्टिक लिमिट the ratio of normal stress to the volume strain is called bulk modulus of elasticity. तो बच्चों ये होता है. अब आपको सबको पता है वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, सबसे, इसलिए B bulk modulus of elasticity is related किससे रिलेटेड, इन ऑल, सबसे. सॉलिड से भी, लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है. फिर इसी में बच्चों एक टर्म आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. ये कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग K से डिनोट करते हैं और K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन B. मतलब रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. नेक्स्ट, इसके बाद ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का थर्ड टाइप है जिसको आप लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. फर्स्ट वाले में लेंथ चेंज होती है, सेकंड वाले में वॉल्यूम चेंज होता है और थर्ड वाले में शेप चेंज होता है. तो जैसे कार्टून बॉक्स है और इसके बेस को आपने फ्लोर पर फेविकॉल से चिपका दिया और यहां पर आप क्या लगा रहे हो, टेंजेंशियल फोर्स इस एरिया पर. तो हमको मालूम है कार्टून बॉक्स टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा और इस तरीके से ये ऐसा जाएगा. तो इसमें आपको सबको पता है ये क्या चेंज होगा, एंगल फाई. ये फाई जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं. तो ईटा इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन फाई. ये फाई आप लोगों को पता है डेल एक्स अपॉन एल, पिछली क्लास में मैंने बताया था. तो डेफिनेटली एफ अपॉन ए अपॉन डेल एक्स अपॉन कैपिटल एल. तो ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एक्स. यहाँ फोर्स क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है. ए इस सरफेस का एरिया है, ये कैपिटल एल दोनों पैरेलल फेसेस के बीच की लेंथ है और डेल एक्स जो है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. फिर डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ये किससे रिलेटेड है, ओनली विथ सॉलिड. क्योंकि शेप किसके पास होता है,
केवल सॉलिड के पास। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जल्दी से एक कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग को देखना है स्ट्रेस, स्ट्रेन कर्व और ग्राफ। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या वेरिएशन इन स्ट्रेस स्ट्रेन, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विथ वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विथ स्ट्रेस। तो बच्चों जैसा मैं आपको समझा रहा था, मान लीजिए ये ग्राफ अपन यहां पर लेते हैं और इस पर अपन ले लेते हैं फोर्स और यहां ले लेते हैं अपन चेंज इन लेंथ। ये वायर है, इस वायर के एक एंड को हमने यहाँ पर स्लैब पर फिट कर दिया और यहाँ सर दूसरे एंड पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो प्रैक्टिकली देखा गया है जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करोगे वैसे वैसे लेंथ में चेंज होगा और फोर्स हटाते जाओगे तो वो अपनी वापस ओरिजिनल लेंथ को क्या करेगा, रीगेन भी करेगा। लेकिन ऐसा चलता है एक लिमिट तक। यहाँ फोर्स आप इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ लेंथ में चेंज हो रहा है। इसके बाद थोड़ा सा भी आपने फोर्स इंक्रीज किया तो जो बॉडी है उसकी लेंथ में चेंज फास्ट होने लगता है। और यदि आप फोर्स हटा भी लोगे तो बॉडी अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन नहीं करती। तो जो ग्राफ होता है वो O से लेके A तक स्ट्रेट होता है, उसके बाद फिर ग्राफ ऐसा जाता है B तक। अभी आप देख रहे हो A की करस्पॉन्डिंग फोर्स ये है और यहां पर देखें तो फोर्स बढ़ गया है, यहां पर देखें फोर्स और बढ़ गया है। इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ में चेंज इतना है और इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ में चेंज ये हो गया है। तो बच्चों ये जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये जब तक ग्राफ स्ट्रेट है तब तक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ये एक मैक्सिमम पॉइंट तक होता है जिसको अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट के जो करस्पॉन्डिंग फोर्स होता है उसको अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ये इलास्टिक लिमिट तक क्या दिख रहा है आपको, ग्राफ स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। या इसी को फोर्स की अपन बोल सकते हैं स्ट्रेस एक्सिस और ये बोल सकते हैं स्ट्रेन, STRAI। आप सबको मालूम है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो स्ट्रेस आपको मालूम है F/A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L इंटू स्मॉल l। A क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है और ओरिजिनल लेंथ भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। व्हाट इज F, अप्लाइड फोर्स, और L क्या है, चेंज इन लेंथ। तो ऐसा जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को यदि आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ इस तरीके से चल रहा है। अब इसमें ये जो OA है, OA रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इस रीजन में बॉडी के पास कौन सी प्रॉपर्टी मेंटेन है, इलास्टिसिटी। ए के करस्पॉन्डिंग जो लोड है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। और ए से लेके बी तक ये जो रीजन है, AB रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन। मतलब ए लोड से ज्यादा लोड होने पर बॉडी ने अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का कर दी है लूज। और AB में कोई भी फोर्स, जब आप इतना फोर्स लगा दोगे
तो जो लेंथ में चेंज हो कैसा होगा, परमानेंट हो जाएगा, बॉडी रिगेन नहीं कर पाएगी। ये बी के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है या जो वेट होता है, फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट, वाई आई ई एल डी, यील्ड पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है, इससे ज्यादा जब फोर्स लगाओगे तो वायर या तो पीसेस के फॉर्म में टूट जाएगा। इसलिए ग्राफ को अपन ऐसा 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 बता देते हैं। यदि ब्रेक पीसेस के फॉर्म में टूटता है तो जो वायर है, मटेरियल है, उसको बोलते हैं ब्रिटिल, और खिंचता चला गया, फ्लो होते गया, तो उसको बोलते हैं मेलिएबल। मेलिएबल। तो बच्चों ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं है आपको समझाना चाह रहा हूं, परंतु मैं सोच रहा हूं पहले आप लोग ये ग्राफ बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर मैं डिस्कस करता हूं। तो नेक्स्ट बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। तो देखिए बच्चों, यदि कोई ये वायर है और इस वायर को जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क इस वायर में स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए वायर, then due to change in length some amount of work needed. This work is stored in the wire in form of energy. This energy is called potential energy or strain energy of wire. तो यदि मान लीजिए बच्चों, यदि यहाँ पर कोई वायर है, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं और उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dl, और आपसे पूछा जाए वर्क, तो आप बोलोगे dw इज इक्वल टू एफ इंटू ऑफ डी एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर मान लीजिए अपन ने उसकी लेंथ 0 से पूरी एल तक चेंज कर दी है, टोटल वर्क, तो ऐसे सारे स्मॉल वर्क का समीशन, तो समीशन को अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी एल या एफ इंटू ऑफ डी एल, कहाँ से कहाँ, 0 टू एल, ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब हमको मालूम है ये कंडीशन बन रही है, लेकिन हमको मालूम है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, f अपॉन a अपॉन स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। मतलब y इज इक्वल टू f इंटू कैपिटल L अपॉन a इंटू स्मॉल l। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इंटू a इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इंटीग्रेशन dw का मतलब टोटल वर्क, और यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन y इंटू a इंटू l अपॉन कैपिटल L इंटू dl फ्रॉम 0 टू l। नहीं, लेंथ कितना चेंज कर रहे हो, 0 टू स्मॉल l, तो वर्क w इज इक्वल टू, यहां से कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन निकाल लो, तो y इंटू ए अपॉन कैपिटल L इंटीग्रेशन L इंटू डी एल फ्रॉम 0 टू L। तो w इज इक्वल टू y इंटू ए अपॉन कैपिटल L, इंटीग्रेशन L क्या होगा, L स्क्वायर बाय 2। भाई l टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n का क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह 1 हो गया, लिमिट आ जाएंगी 0 टू l। तो वर्क w इज इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी दिख रही है इसको आप लोग क्या बोलते हो, नहीं अभी नहीं, यहाँ पर जाएगा y इंटू ए अपॉन कैपिटल, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर l स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट तो 0 स्क्वायर बाय 2। तो आपको क्लियर हो गया w इज इक्वल टू y इंटू ए अपॉन l इंटू l स्क्वायर अपॉन 2, 0 हो गया। अब यहां पर w इज इक्वल टू 1/2 अलग कर दिया, हो जाएगा y इंटू ए इंटू स्मॉल l
अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। और ये जो क्वांटिटी है ये आपको पता है किसके इक्वल होती है, फोर्स के। तो इसलिए W इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ F इंटू स्मॉल एल। इसी वर्क को आप क्या बोल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बाय कैपिटल U। ये किसके इक्वल होती है, इक्वल टू टोटल वर्क। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का पहला फॉर्मूला मिला हाफ F इंटू स्मॉल एल। या दूसरा फॉर्मूला हाफ F की जगह क्या है, सब्स्टिट्यूट कर सकते थे आप, y इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, y इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। तो u इज इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ y ए अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। अब आपको एक और चीज पता है, यदि आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ऐसा लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ, ये देखो y अपॉन, इसको नीचे लाओगे नहीं, y इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू, एक कैपिटल एल से आपको मल्टीप्लाई करना और एक से डिवाइड करना है। क्यों करना है, तो चलो इसको ऐसा ना करके अपन एक काम करते, ये हो गया। फिर u इज इक्वल टू हाफ फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ। तो u इज इक्वल टू हाफ, फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलोगे आप, स्ट्रेस, है ना। और यहां पर देखो a इंटू कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, कैपिटल एल से मल्टीप्लाई कैपिटल एल से डिवाइड। तो u इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इंटू, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्मॉल एल इंटू क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा।